दोस्तों, दुनिया के अंदर ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर परिवार में झगड़ा ना हो, तकरार ना हो। हर घर परिवार में झगड़ा होता है, तकरार होती है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि कोई व्यक्ति अपना घर ही छोड़कर चला जाए। आज की घटना भी कुछ ऐसी है जिस घटना के अंदर एक लड़की जो घर में झगड़े तकरार की वजह से अपना घर छोड़ के चली जाती है और उसके बाद कुछ ऐसा होता है इस लड़की के साथ में कि इसे अपने घर पहुंचने के लिए लगभग 4 साल का लंबा समय गुजर जाता है। दोस्तों, इंसान कभी कभी कुछ इस तरीके के फैसले ले लेता है जिसकी वजह से उसको समाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ झेलना पड़ती हैं और कहीं ना कहीं जब वो इन सारी चीज़ों से वापस आने की कोशिश करता है तब तक बहुत देर हो गई होती है। तो दोस्तों, आज की घटना मैं आप लोग को सुनाऊं और इस कहानी की परत दर परत मैं आप लोग को सुनाऊं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से दो बातें कहना चाहूँगा कि जो लोग भी कमेंट्स करते हैं वो हमारे लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट्स करें, तो उनके जो भी कमेंट्स हैं वो हम मिस नहीं करेंगे। तो कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे उनके कमेंट्स मैं आज के दिन वीडियो में शेयर करूंगा। और अगर आप लोग कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी के बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं, तो आप लोग आज के इस वीडियो पे कमेंट्स कर दीजिए। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक, हाजिर हूं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है बिहार प्रदेश की, और बिहार प्रदेश का एक शहर है पटना, और यही पटना शहर के अंदर एक मोहल्ला आता है धोबी घाट। अब दोस्तों, धोबी घाट मोहल्ले के अंदर एक व्यक्ति रहता है जिस व्यक्ति का नाम मोहम्मद आरिफ, उम्र लगभग 27 साल। मोहम्मद आरिफ की पत्नी है, नाम है सुल्ताना, उम्र लगभग 24 साल। जो सुल्ताना है ये नेपाल के लुम्बिनी ज़िले की रहने वाली है, और सुल्ताना के जो पिता हैं इनका नाम मोहम्मद हबीब। सुल्ताना और मोहम्मद आरिफ लव मैरिज करते हैं और लगभग 4 साल पहले इन दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद में जैसे जैसे समय गुजरता है, इन 4 साल के अंदर सुल्ताना और मोहम्मद आरिफ को 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही 4 साल का समय गुजरता है, 2 बच्चे हो जाते हैं, परिवार में कहीं ना कहीं सुल्ताना और मोहम्मद आरिफ के बीच अनबन रहने लगती है। अब दोस्तों, जब इनके बीच में अनबन होती है तो ये अनबन कुछ इस कदर होती है कि जो सुल्ताना है ये अपने पति मोहम्मद आरिफ से कुछ इस कदर रूठ जाती है कि ये अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके जाने का फैसला करती है, और उसके बाद मोहम्मद आरिफ को छोड़कर अपने दोनों बच्चों को लेकर उसके घर से निकल जाती है। अब दोस्तों, सुल्ताना मोहम्मद आरिफ का घर छोड़कर अपने पिता के घर के लिए निकल चुकी थी, और रास्ते में ही ये अपने पिता को कॉल भी करती है। ये अपने अब्बू से कहती है कि वो मायके आ रही है और अपने दोनों बच्चों को साथ लेके आ रही है। और उसके बाद जो सुल्ताना थी ये ट्रेन पकड़कर यूपी के बस्ती ज़िले में पहुंचती है, और बस्ती ज़िले में जब ये पहुंचती है तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते इसे रात हो जाती है, क्योंकि रेलवे स्टेशन से इसे बस के जो स्टॉप होता है वहाँ तक जाना था, और वहीं पर इसे नेपाल के लिए बस मिलना थी। चूँकि अब रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए सुल्ताना फैसला करती है कि वो आज की रात अपने बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन पे ही गुजारेगी। इसलिए ये अपने बच्चों को कुछ खिला पिलाकर वहीं रेलवे स्टेशन पे सुला देती है, और उसके बाद में रेलवे स्टेशन पर इधर उधर घूमकर अपना समय काट रही होती है। उसी समय सुल्ताना की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है, व्यक्ति जिसका नाम जावेद, जो कि बस्ती ज़िले के ही रसूलपुर का रहने वाला है। जावेद जो कि 25 साल के आसपास जिसकी उम्र रही होगी। जावेद जो कि देह व्यापार के धंधे में दलाली का काम करता है। अब जावेद जब सुल्ताना को देखता है तो उसकी खूबसूरती देखकर एक बार तो वो उसकी खूबसूरती की तरफ देखता ही रह जाता है। अब दोस्तों, जावेद ने जब सुल्ताना को देखा तो कहीं ना कहीं उसको लगा कि ये जो महिला है ये महिला उसके लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, क्योंकि बेहद खूबसूरत है। अब जावेद ये कोशिश में था कि कैसी भी कर ये सुल्ताना के नज़दीक पहुँचे, और इसलिए ये सुल्ताना के इर्द गिर्द घूमने लगता है, और होते करते आखिरकार ये सुल्ताना के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर जाकर ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत में ये बातें होती हैं कि तुम कहाँ की रहने वाली हो और इतनी रात गए आखिर कहाँ जा रही हो। तो जो सुल्ताना है ये वैसे ही मन में बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए ये जावेद को सारी बात बता देती है। ये बताती है कि वह अपने पति से झगड़ा कर कर उसका घर छोड़कर अपने बच्चों को लेकर यहाँ आई है और वो अपने मायके नेपाल जा रही है। अब दोस्तों, जावेद जब इस तरीके की बातें सुनता है सुल्ताना के मुंह से तो कहीं ना कहीं जावेद भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब दोस्तों, सुल्ताना ने जब इस तरीके की बातें जावेद को बताई तो कहीं ना कहीं जावेद को लगने लगा कि जो महिला है अब ये उसके चंगुल में आ जाएगी। इसलिए जावेद अब सुल्ताना से एक झूठ बोलता है। वो सुल्ताना से कहता है कि अगर तुम इस रेलवे स्टेशन पर आज रात रुकोगी तो हो सकता है कि तुम्हें पुलिस वाले परेशान करें। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से या फिर मैं अपने साथ तुम्हें बस अड्डे तक छोड़ सकता हूँ।
अब जब सुल्ताना कहीं ना कहीं जावेद की ये बातें सुनती है तो उसको लगता है कि जावेद उसको सेफली वहाँ छोड़ भी देगा और उसके बाद उसे वहाँ से बस भी मिल जाएगी। इसलिए सुल्ताना भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है कि क्यों नहीं, अगर आप इतनी मदद करेंगे तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब दोस्तों जावेद जो है वो सुल्ताना को लेता है, उसके दोनों बच्चों को लेता है और अपनी बाइक पर बिठाता है और बाइक पर बिठाने के बाद वो पहुंच जाता है बस अड्डे पर। चूँकि रात बहुत हो चुकी थी इसलिए सुल्ताना जब वहाँ बस अड्डे पर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि जो बस है ये नेपाल के लिए सुबह 7 बजे के आसपास निकलेगी। अब सुल्ताना के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि रेलवे स्टेशन पे तो वो एक बार को सेफ थी, लेकिन यहाँ बस अड्डे पर वो कहाँ जाए। इसलिए जब वो परेशान हो जाती है, जब उसकी परेशानी को जावेद देखता है तो वो एक बार फिर से सुल्ताना से कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे घर में जाकर रेस्ट कर सकती हो, मेरे घर आज की रात रुक सकती हो। अब दोस्तों सुल्ताना जब जावेद की बात सुनती है तो वो कहती है कि ठीक है, लेकिन रात तो मैं तुम्हारे यहाँ गुजार लूँगी, लेकिन सुबह जैसे ही 7 बजे बस निकलेगी तो 7 बजे से पहले पहले तुम मुझे और मेरे बच्चों को बस स्टेशन तक छोड़ देना, बस स्टॉप तक छोड़ देना। तो जावेद है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अब तक तुम्हारा साथ दिया हूँ, आगे भी साथ दूंगा। इसलिए सुल्ताना जो होती है वो जावेद के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब दोस्तों जावेद जो है वो सुल्ताना उसके बच्चों को अपनी बाइक पर बिठाता है और पहुँच जाता है अपने कमरे पर लेके। अब जैसे ही अपने कमरे पे लेके पहुंचता है तो वहाँ पर सोने का इंतज़ाम करता है, इसके बच्चों को कुछ खिलाता है पिलाता है, उसके बाद में बच्चों को तो सुला देता है। लेकिन सुल्ताना का जो खाना था उसमें वो कुछ नशीला पदार्थ मिला देता है। अब दोस्तों सुल्ताना जैसे ही उस खाने को खाती है तो सुल्ताना को नशा हो जाता है और वो एक गहरी नींद में चली जाती है। जैसे ही वो गहरी नींद में जाती है जावेद उसके साथ अपनी हवस मिटाता है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद में जैसे ही सुबह होती है तो सुल्ताना अपने कपड़े और अपना हालचाल देखकर ये तो समझ जाती है कि जावेद ने उसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत किया है। लेकिन सारी सच्चाई जानने के बावजूद भी सुल्ताना उससे कह नहीं पाती क्योंकि वो अभी जावेद के रूम पे थी, उसके 2 बच्चे उसके साथ थे। अगर वो कुछ कहती तो हो सकता है कि जावेद उसको या फिर उसके बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा देता। इसलिए सुल्ताना कहती है कि ठीक है, अब सुबह हो चुकी है और तुम हमें बस अड्डे तक छोड़ दो। जैसे ही बस अड्डे पर छोड़ने की बात आती है तो जावेद है वो सुल्ताना को समझाते हुए कहता है कि तुम अपने पति का घर छोड़ के आई हो और अपने मायके जाकर आखिर क्या करोगी, वहाँ पर तुम्हारा परिवार है, माता पिता हैं, लेकिन सोचो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। यहाँ पर अगर तुम देह व्यापार के धंधे में चली जाओगी तो तुम्हारा जो हुस्न है, जो कि देखने में तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, अगर तुम देह व्यापार के धंधे में चली गई तो तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकती हो। जावेद सुल्ताना से ये भी कहता है कि तुम गरीब हो और अगर तुम देह व्यापार के धंधे में उतर गई तो कुछ ही समय में तुम इतना पैसा कमा लोगी कि तुम्हारी जो गरीबी है ये हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जावेद जब सुल्ताना से इस तरीके की बातें कहता है तो सुल्ताना इस बात से देह व्यापार के धंधे में जाने से पूरी तरीके से इनकार कर देती है। जावेद अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाता है, सुल्ताना को तह तरीके से समझाता है, उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन सुल्ताना बिल्कुल भी इनकार कर देती है देह व्यापार के धंधे में जाने के लिए। अब जावेद ये सोचता है कि सुल्ताना उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो सोचता है कि अब जो सुल्ताना है ये हो सकता है उसके हाथ से निकल जाए। इसलिए जावेद अब सुल्ताना के साथ में सख्ती दिखाता है और सख्ती दिखाते हुए उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जो तुम्हारे बच्चे हैं इन दोनों की वो हत्या कर देगा। जब इस तरीके की बातें जावेद सुल्ताना से कहता है तो कहीं ना कहीं सुल्ताना डर जाती है। जब वो डर जाती है तो वो अपने बच्चों के खातिर आखिरकार इस धंधे में जाने के लिए हाँ कर देती है और उसके बाद में जावेद जो है वो सुल्ताना को यहीं पर बस्ती ज़िले में जो देह व्यापार का धंधा होता है उसके अंदर शामिल कर देता है। अब दोस्तों सुल्ताना जो है वो देह व्यापार के धंधे में उतर चुकी थी। इधर जावेद जो है ये सुल्ताना के दोनों बच्चों का जो एडमिशन है वो एक स्कूल में करा देता है और उनका एडमिशन कराने के बाद में उनको एक रूम पे रखता है जहाँ पर खुद भी रहता है। दरअसल जावेद ये जानता था कि अगर सुल्ताना के बच्चे उसके साथ रहे तो सुल्ताना यहाँ से भागेगी नहीं। सुल्ताना को भी एक अलग रूम दिला देता है और उसके बाद में जो समय है सुल्ताना का वो देह व्यापार में गुजरने लगता है। और जावेद जो था उसने पूरी प्लानिंग कर रही थी कि सुल्ताना के ज़रिए उसे बहुत सारा पैसा भी कमाना है। अब दोस्तों होते करते ऐसे लगभग तकरीबन 4 साल का बड़ा समय गुजर जाता है और 4 साल का जब समय गुजर जाता है तो इस बीच में सुल्ताना ने कई बार वहाँ से भागने की भी कोशिश की थी। दरअसल जो महिलाएं देह व्यापार के धंधे में काम करती हैं वो अक्सर सरकारी हॉस्पिटल जाती हैं अपना चेकअप कराने के लिए। और दोस्तों सुल्ताना भी अपना चेकअप कराने के लिए सरकारी हॉस्पिटल के लिए निकलती है, लेकिन बड़ी चालाकी से उसने अपने दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले लिया था उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए। लेकिन जैसे ही वो सरकारी हॉस्पिटल पहुंचती है तो इस बात की खबर जावेद को चल जाती है।
अब दोस्तों ये जो जावेद था ये चुपके से जाकर हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हो जाता है, क्योंकि इसको लगता था कि जो सुल्ताना है ये हॉस्पिटल से निकलने के बाद में यहीं से कोई सवारी पकड़ेगी और उसके बाद ये यहाँ से भागेगी। अब जैसे ही सुल्ताना हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, जावेद उसको पकड़ लेता है और हाथ पकड़कर खींचता हुआ उसे रूम पे लेके आ जाता है। और सुल्ताना बहुत ज़्यादा विरोध भी करती है। रूम पे आने के बाद में उसके हाथ भी जोड़ती है जावेद के, उससे कहती है कि उसे जाने दो। तो जावेद जो है इस बात से पूरी तरीके से इनकार करता है। वो कहता है कि अभी तुम्हें और काम करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सुल्ताना थी अब ये विरोध करने लगती है। जब ये विरोध करती है तो जावेद सुल्ताना की काफ़ी ज़्यादा पिटाई भी कर देता है। अब दोस्तों जब जावेद सुल्ताना के साथ में मार पिटाई करता है तो सुल्ताना भी कहीं ना कहीं अब विरोध करना बंद कर देती है। उसको लगता है कि अब वो इस देह व्यापार से कभी निकल ही नहीं पाएगी। और उसके बाद में जो पहले चल रहा था अब फिर से चलने लगता है। और इसी बीच में सुल्ताना की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है, जिस व्यक्ति का नाम होता है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जब सुल्ताना को लेकर अंदर जाता है और जब उसके साथ में बातचीत करता है तो कहीं ना कहीं सुल्ताना को उसकी बातचीत से ऐसा लगता है कि ये शायद उसके ही इलाके का है। इसलिए ये ओम प्रकाश से पूछती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो ओम प्रकाश बताता है कि दरअसल ये नेपाल के जो लुम्बिनी ज़िला है वहीं का रहने वाला है। अब जब सुल्ताना इस तरीके की बात सुनती है तो मन ही मन खुश हो जाती है कि ये उसके ही इलाके का रहने वाला है। उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो वो जो ओम प्रकाश है वो बताता है कि दरअसल बस्ती में ही उसकी एक बहन की शादी हुई है और जब भी वो अपनी बहन के घर आता है तो इस देह व्यापार वाली जगह पर ज़रूर आता है। अब दोस्तों सुल्ताना जब ओम प्रकाश की बातें सुनती है तो अब उसे इस अंधेरी ज़िंदगी में एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ती है। इसलिए सुल्ताना भी ओम प्रकाश को सारी बात बता देती है। वो बताती है कि दरअसल वो इस दलदल में फंस चुकी है, अपने पिता के घर जाने के लिए निकली थी लेकिन अभी तक अपने अब्बू के पास नहीं पहुंच पाई है। तो ये जो ओम प्रकाश था ये भी काफ़ी भला आदमी था। ये सुल्ताना से वादा करता है कि उसे उसके अब्बू तक ज़रूर पहुंचाएगा। इसलिए सुल्ताना ओम प्रकाश को अपना पूरा एड्रेस देती है नेपाल में जहाँ की वो रहने वाली होती है। और उसके बाद में जो ओम प्रकाश होता है वो वहाँ से चला जाता है। और वहाँ से जाने के बाद में जब वो अपने इलाके में पहुँचता है उसके बाद में जो सुल्ताना के अब्बू हैं मोहम्मद हबीब, ये उनसे मुलाकात करता है। अब दोस्तों ओम प्रकाश ने मुलाकात तो मोहम्मद हबीब से की लेकिन वहाँ पर इसने कोई भी सच्चाई नहीं बताई। इसने बस मोहम्मद हबीब का नंबर लिया और वहाँ से आ गया। और दोबारा से जब ये ओम प्रकाश बस्ती में आया तो ये फिर से उसी जो देह व्यापार का इलाका है उसी इलाके में जाता है। फिर से चुनता है उसी महिला को, जिस महिला का नाम सुल्ताना है, उसे अंदर लेके जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद में सुल्ताना के ही सामने अपने मोबाइल से सुल्ताना के अब्बू को कॉल लगाता है। और सुल्ताना के अब्बू जैसे ही कॉल उठाते हैं ये जो ओम प्रकाश था ये फ़ोन जो है सुल्ताना को दे देता है और कहता है कि तुम्हारे अब्बू हैं, लो बात कर लो। उसके बाद में जो सुल्ताना होती है ये अपने अब्बू को सारी बात बताती है और फ़ोन पर रोने लग जाती है। मोहम्मद हबीब जब अपनी बेटी की बात सुनता है और जब उसके रोने और चीखने पुकारने की आवाज़ें सुनता है तो उसका भी मन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कटता है। और वो सुल्ताना से कहता है कि जब तुम घर छोड़ के आई थी तो मैंने तुम्हारे पति को कॉल भी किया। मैंने उससे बताया कि सुल्ताना अभी तक घर नहीं पहुंची है। तो तुम्हारे पति ने सिर्फ मुझे एक ही जवाब दिया कि सुल्ताना अब मेरे लिए मर चुकी है। उसके बाद आगे मोहम्मद हबीब बताता हुआ कहता है अपनी बेटी को कि मैंने भी ये समझ लिया था कि शायद तुम मर चुकी हो, अब तुम इस दुनिया में नहीं हो। अब दोस्तों ये जो सुल्ताना थी ये रो रो कर अपने अब्बू को सारी बात बताती है कि जब वो अपने पति के घर से निकली थी उसके बाद से किस तरीके से इस चंगुल में फंस गई। तो जो उसका अब्बू है मोहम्मद हबीब वो भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बेटी, मैं तुम्हें इस दलदल से ज़रूर निकालूंगा। दोस्तों मोहम्मद हबीब जब अपनी बेटी को निकालने के लिए उससे बातें कर रहा होता है तो इसकी जो बेटी है सुल्ताना ये मोहम्मद हबीब से कहती है कि अब्बू अगर तुम मुझे छुड़ाने के लिए आओ भी तो ऐसे मत आना, बल्कि तुम्हें आना पड़ेगा ग्राहक बन के, क्योंकि अगर तुम इस तरीके से आओ और किसी को ये पता चल गया कि तुम मेरे अब्बू हो तो हो सकता है कि ये लोग तुम्हारी जान ले ले। अगर तुम ग्राहक बन के आओगे तो तुम मेरे पास तक आ सकते हो और उसके बाद हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और उसके बाद से दोस्तों जो मोहम्मद हबीब है ये बस्ती में आ जाता है और बस्ती में आने के बाद में ये उस इलाके में पहुंचता है जहां पर इसकी बेटी ने जो एड्रेस बताया था। जब ये इस इलाके में पहुंचता है तो वहाँ की जो महिलाएं होती हैं, जो वेश्या होती हैं, वो मोहम्मद हबीब को देखकर तरह तरह की बातें करती हैं। दरअसल मोहम्मद हबीब जिसकी बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी थी और मोहम्मद हबीब को भी इस इलाके में आते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन वो आया था तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए। अब दोस्तों मोहम्मद हबीब जब उस इलाके में घूम रहा होता है तो इसकी जो नज़रें हैं ये इसकी ही बेटी सुल्ताना को ढूंढ रही होती हैं। लेकिन दोस्तों सुल्ताना जो थी इसे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मोहम्मद हबीब को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि अगर उसकी बेटी मिले तो वो उसे कस्टमर बनाकर अंदर लेके जाए।
लेकिन उसकी बेटी सुल्ताना कहीं पर भी उसे दिखाई नहीं पड़ती। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन सुल्ताना का अभी तक कोई पता नहीं था। ना तो सुल्ताना मोहम्मद हबीब को दिखी थी, ना तो कुछ ऐसा प्रूफ मिल पा रहा था कि सुल्ताना आखिर कहाँ है। और तीसरे दिन जैसे ही मोहम्मद हबीब उस इलाके में पहुँचता है तो सुल्ताना जो है मोहम्मद हबीब को दिख जाती है। अब जैसे ही सुल्ताना मोहम्मद हबीब को दिखती है तो मोहम्मद हबीब सुल्ताना की तरफ बढ़ता है और सुल्ताना की तरफ बढ़ते हुए उससे बात करता है। लेकिन जो सुल्ताना होती है ये भी अपने अब्बू से कुछ इस तरीके से बात करती है, बिल्कुल कस्टमर की तरह ट्रीट करती है, ताकि किसी को भी आसपास के लोग को ये शक ना हो जाए कि ये जो व्यक्ति है, ये जो मोहम्मद हबीब है, ये सुल्ताना का अब्बू है। उसके बाद दोस्तों ये जो सुल्ताना थी अपने अब्बू को लेकर कमरे में जाती है एक ग्राहक बनाकर, और उसके बाद जैसे ही ये कमरे में पहुँचते ही अपने अब्बू को गले लगाकर रोने लग जाती है। अब ये जो लड़की थी अपने अब्बू से मिलती है तो ये रोने लग जाती है। उधर जो अब्बू था मोहम्मद हबीब, ये भी अपनी बेटी से गले मिलकर रोने लगता है। उसके बाद से उससे कहता है कि बेटा अब तुम मेरे साथ चलो। लेकिन सुल्ताना अपने अब्बू को गले से जुदा करते हुए आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है कि अब्बू ये सब कुछ इतना आसान नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जा सकूं। अगर तुम्हें मुझे यहाँ से लेके जाना है तो पास ही में एक थाना पड़ता है और थाने में आप जाकर पूरी बात वहाँ पर थाना प्रभारी को बताइए। उसके बाद जो मोहम्मद हबीब है 11 जनवरी 2014 को ये पास ही के थाने में पहुँचता है। वहाँ पर जो थाना प्रभारी होते हैं प्रदीप सिंह, उनको सारी बात बताई जाती है। अब प्रदीप सिंह जब ये पूरी बात सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी खून खौल उठता है और वो भी कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक मासूम के साथ पिछले कुछ समय से इस तरीके का अत्याचार हो रहा है। उसके बाद जो थाना प्रभारी होते हैं प्रदीप सिंह, ये मोहम्मद हबीब को दिलासा देते हुए कहते हैं कि वे उनकी बेटी को उस देह व्यापार के चंगुल से ज़रूर निकालेंगे। उसके बाद 14 जनवरी 2011 को ही पुलिस वहाँ पर रेड मारती है और उसके बाद सुल्ताना को वहाँ से निकाला जाता है। सुल्ताना को जब पुलिस थाने में पुलिस लेके आती है तो सुल्ताना रोते हुए पुलिस को उस जावेद के बारे में भी बताती है। उसके बाद जावेद को अरेस्ट किया जाता है, सुल्ताना के दोनों बच्चों को वहाँ से बरामद किया जाता है। अब जब सुल्ताना से पूछा जाता है तो सुल्ताना बताती है कि साहब मैं तो 4 साल में इस देह व्यापार से निकल आई हूँ, लेकिन वहाँ पर न जाने ऐसी कितनी ही महिलाएँ हैं जो न जाने कितने ही सालों से इस चंगुल में फंसी हुई हैं और ज़्यादातर जो महिलाएँ हैं वो नेपाल और बिहार की हैं। जब थाना प्रभारी प्रदीप सिंह ये बातें सुनते हैं तो वो कहते हैं और सुल्ताना को दिलासा देते हुए कहते हैं कि वो सारी की सारी महिलाएं जो इस जंगल में फंसी हुई हैं उनको ज़रूर निकालेंगे। फिलहाल दोस्तों पुलिस ने जावेद को अरेस्ट करके उसको जेल भेजा और जो सुल्ताना थी अपने अब्बू के साथ अपने घर चली जाती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक महिला जो कि अपने घर से निकलती है सिर्फ झगड़े तकरार की वजह से, और उसके बाद में रास्ते में किसी के बहकावे में आकर वो उसके साथ चली जाती है। उसके बाद जो उसके साथ होता है यकीनन वो हैरान करने वाला होता है। तो दोस्तों कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे अब वक्त होता है उन लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। सो दोस्तों कल के दिन हमारे वीडियोस पे जो कमेंट्स किए थे ये पंकज गुप्ता ने किया है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स किया ये अमन ने किया। ये हमारी सेहत की और हमारी तरक्की की दुआएं कर रहे हैं। उसके बाद में देव कुमार हैं, वो लिखते हैं जय हिंद सर, इंसानियत कम हो जाएगी अगर अभी सभी सेफ रहें और जुर्म ना हो, और सभी को राधे राधे। तो देव कुमार जी इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद में गुप्स सैनी हैं जो लिखते हैं ये भी हम तुम हद हो गई है, प्राखर ने भी सेम स्टोरी सुनाई है और तुम भी कॉपी कर लिया। भाई कितनी बार कहा जाए कि अगर कोई क्राइम की स्टोरी होती है तो अगर सेम समय पे वो न्यूज़ आई है तो सेम समय पे अगर 10 बजे मेरा वीडियो आता है, 10 बजे प्राखर सर का आता है, तो कैसे कोई सेम समय पे वीडियो कॉपी कर सकता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। उसके बाद में सूरज नेगी हैं, ये लिखते हैं सर मैं सूरज नेगी उत्तराखंड चमोली से हूँ और देवभूमि से हूँ। चारों धामों में से एक धाम श्री बद्रीनाथ धाम। सर मैं शास्त्रों में बद्रीनाथ धाम का दूसरा बैकुंठ बताया गया है जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। आप कभी आओ उत्तराखंड तो आपके साथ में बैठकर बातें की जाएं। जी भाई मैं अगर कभी उत्तराखंड आया तो ज़रूर आपसे मिलूंगा। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये सुनील त्यागी का है। ये लिखते हैं भाई साहब कैसी है आपकी तबीयत। रेनू सुनील त्यागी सियाना बुलंदशहर से डेली हमारी वीडियोस को देखते हैं, डेली कमेंट्स करते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में प्रांशा हैं और कह रहे हैं आज फिर इत्तेफाक से ठाकुर प्राखर भाई और आपका कहानी सेम है। जी भाई हो गया था, मेरी ठाकुर साहब से इस बारे में बात हुई तो वो बोल रहे थे कि आपका कांटेक्ट नहीं हो पाया, मैं एक बार से पूछता कि आप कहीं इस वीडियो पे तो नहीं बना रहे। उसके बाद में कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मलिक सर, ये लिखते हैं कुंदन पाल। और उसके बाद में अनुज गोदारा हैं, लिखते हैं सर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने हमारा नाम लिया। तो भाई अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपका नाम लूँगा। और उसके बाद में एक और कमेंट्स है, ये वीके जोन करके है और ये लिखते हैं इत्तेफाक से फिर से प्राखर सर की स्टोरी आप और आपकी स्टोरी जो है वो सेम हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आप दोनों का जो लहजा है वो अलग अलग है। उसके बाद में सलाउद्दीन है, ये लिखते हैं हेलो भाई। तो भाई हेलो। उसके बाद में
किशन कुमार हैं, लिखते हैं आज भी आपकी और प्राखर की कहानी सेम हो गई। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दोनों लोगों को देखा। लेकिन क्या हुआ कि एक न्यूज़ पब्लिक हुई, उस पर मैंने भी वीडियो बनाया, प्राखर सर ने भी बनाया, तो हमारा काम है। लेकिन हमारा जो दोनों का लहजा था, दोनों का अंदाज़ था, दोनों की जो स्टोरी थी वो अलग अलग थी। बाई एक तरीके से इत्तेफाक से सब कुछ हुआ, इसको हम लोग एक्सीडेंटली बोल सकते हैं। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि 10 बजे उनका वीडियो आता है 10 बजे ही मेरा आता है, तो या मैं उनकी कॉपी करूँ या वो मेरी कॉपी करें। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये दीपू मिश्रा का है। ये लिखते हैं सर जी मैं बजाज शुगर मिल कुंदरखी गोंडा से हूँ और आप हमारा नाम कभी नहीं लेते, प्लीज़ प्लीज़ नाइस स्टोरी सर जी। तो दीपू मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी वीडियो पे कमेंट्स किया, हमें इस लायक समझा, आपका प्यार हमारे साथ बना हुआ है। आगे भी आप लोग कमेंट्स करते रहिए और आपके कमेंट्स के मैं ऐसे ही जवाब देता रहूँगा। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये है सुबोध कुमार जी का, और ये लिखते हैं कि अल्टीमेटली जो क्राइम है ये एक तरीके से डिफेंस सेक्टर में पहुंच गया। तो जो क्राइम होता है ये किसी सेक्टर से नहीं बल्कि लोगों की एक मानसिकता पे विचार एक तरीके से डिपेंड होता है। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये यशबी का है। ये लिखते हैं कल मैं आपकी कहानी सुन रहा था, तब मेरे पापा बोले तुझे जब देखूं कहानियाँ सुनता रहता है। मुझे थोड़ा टोका, अब कहानी सुनना बंद कर दे। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद में जब अपने फार्म से लौटा तब वो भी आपकी कहानी सुन रहे थे। जी भाई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी कहानी को, हमारे चैनल को अपने पिताजी तक भी पहुंचाया। और उसके बाद में वीरमंगल कुमार हैं, लिखते हैं आपका स्टोरी जो स्क्रिप्ट है ये बहुत ही अच्छा लगता है सर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जो वीरमंगल कुमार हैं लिखते हैं, अगला कमेंट था इनका कि आज का मैं फर्स्ट व्यूअर हूँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो देखते ही कमेंट्स किया। और उसके बाद जो अगला कमेंट है ये घटना बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, ये है शेषामणि यादव का। तो भाई ये कुछ कमेंट्स थे जो कल के दिन किए थे। तो दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल पे कमेंट्स कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और हम लोग मिलते हैं हमारे कल के वीडियो में किसी और क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।